तसव्वुर करें एक छोटा सा बच्चा जो रात को छुपकर रोता है, जिसका बाप उसे मारता है, जो अकेला बैठकर तस्वीरें बनाता है और सोचता है कि एक दिन दुनिया उसे पहचानेगी। ये बच्चा बड़ा होकर मुसव्विर बनना चाहता था, लेकिन दुनिया ने उसे ठुकरा दिया, और जब दुनिया ने उसे ठुकराया तो उसने दुनिया को सजा देने की ठान ली। उसके एक फैसले ने 6 करोड़ इंसानों की जान ली। ये कहानी है एडोल्फ हिटलर की, और आज हम इस कहानी के हर एक लम्हे में जाएंगे, उसके बचपन से लेकर उसकी मौत तक, हर राज, हर मोड़, हर फैसला, क्योंकि ये सिर्फ हिटलर की कहानी नहीं, ये उस बात की कहानी है कि एक इंसान कैसे शैतान बनता है। 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सरहद पर एक छोटा सा कस्बा है, बाओनाओ एमिन। उस दिन उस कस्बे में एक बच्चा पैदा हुआ। घर में खुशी थी, क्योंकि माँ से पहले 3 बच्चे पैदा हुए थे जो जिंदा न बचे। ये चौथा बच्चा था और जिंदा था। माँ ने उसे सीने से लगाया, आंखों में आंसू थे। नाम रखा एडोल्फ हिटलर। बाप का नाम था एलोइस हिटलर, एक कस्टम अफसर, सख्त मिजाज, जिद्दी और बहुत गुस्सैल। एलोइस की यह तीसरी शादी थी। वो घर में फौजी नज़्मो ज़ब्त रखता था, बच्चों से बात कम करता था, मारता ज्यादा था। छोटा एडोल्फ अपने बाप से डरता था, लेकिन माँ क्लारा से बेइंतहा मोहब्बत थी। क्लारा नरम दिल औरत थी, वो एडोल्फ को छुपाकर प्यार करती, बाप की मार से बचाती, रात को लोरी सुनाती। एडोल्फ के लिए माँ पूरी दुनिया थी। एडोल्फ बचपन से गैर मामूली था, स्कूल में होशियार लेकिन बागी, उस्तादों की नहीं सुनता था, अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन एक चीज थी जिसमें वो गुम हो जाता था, पेंटिंग। घंटों बैठकर तस्वीरें बनाता, इमारतें, मंजर, चेहरे। उसके खाकों में एक अजीब गहराई थी। वो सोचता, एक दिन मैं वियना जाऊंगा, आर्ट एकेडमी में पढ़ूंगा, मेरी तस्वीरें म्यूजियम में लगेंगी। ये उसका ख्वाब था, मासूम सा ख्वाब। लेकिन फिर जिंदगी ने पहला वार किया। 1903 में एडोल्फ का बाप एलोइस अचानक मर गया। घर में सकूत छा गया। एडोल्फ ने सोचा शायद अब जिंदगी बेहतर हो जाए, लेकिन असल तूफान अभी आना बाकी था। 1907 एडोल्फ 18 साल का था। उसकी माँ क्लारा छाती के कैंसर में मुब्तला थी। एडोल्फ दिन रात उसके पास बैठा रहता, दुआएं लाता, हाथ थामता, रोता, लेकिन कैंसर न रुका। 21 दिसंबर 1907 को क्लारा इस दुनिया से चली गई। एडोल्फ के लिए पूरी दुनिया खत्म हो गई। वो घंटों माँ की कब्र के पास बैठा रहता, किसी से बात ना करता, खाना ना खाता। जो डॉक्टर क्लारा का इलाज कर रहा था वो यहूदी था, उसका नाम था डॉक्टर ब्लोच। बाद में हिटलर ने कहा कि माँ की मौत के बाद उसके दिल में यहूदियों के खिलाफ एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। ये नफरत की पहली चिंगारी थी। अभी उसे पता नहीं था कि ये चिंगारी एक दिन दुनिया को जला देगी। माँ की मौत के बाद एडोल्फ के पास कुछ नहीं था, ना घर, ना कोई अपना, ना कोई मकसद, बस एक ख्वाब था, मुसव्विर बनना। उसने सोचा कि वियना जाएगा, वहाँ वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखला लेगा, अपनी तस्वीरों से दुनिया फतह करेगा। चनांचा वो अपना सामान उठाकर वियना रवाना हो गया। वियना उस जमाने में यूरोप का सबसे खूबसूरत और जिंदा दिल शहर था। बड़ी बड़ी इमारतें, चमकती सड़कें, कैफे में बैठे फलसफी और शायर, ओपेरा हाउस की रोशनियां। एडोल्फ ने पहली बार ये शहर देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। उसने सोचा एक दिन मैं इस शहर का सबसे मशहूर मुसव्विर हूँगा। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। एडोल्फ ने वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का इम्तिहान दिया। दिल में यकीन था वो जरूर पास होगा। नतीजा आया, रद्द कर दिया गया। एडोल्फ के पांव तले से जमीन निकल गई। एकेडमी ने कहा आपके खाकों में सलाहियत नहीं, आप मुसव्विर नहीं बन सकते। लेकिन एडोल्फ ने हिम्मत न हारी। अगले साल दोबारा दरख्वास्त दी और एक बार फिर रद्द कर दिया गया। इस बार एकेडमी ने यह भी नहीं बताया कि क्यों, बस एक ठंडा सा जवाब आया, आप इस काबिल नहीं। ये लम्हा एडोल्फ की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। एक हसास, गरूर वाला अकेला नौजवान जिसने पूरी जिंदगी का ख्वाब एक चीज को दिया था, इसे 2 बार ठुकराया जा चुका था। हिटलर अंदर से कुछ टूट गया। अब एडोल्फ के पास ना पैसा था, ना काम, ना ठिकाना। वो वियना की सड़कों पर आवारा फिरने लगा। रात को बेघर लोगों की पनाह गाहों में सोता। वहाँ शराब के आदी, बीमार और टूटे हुए लोग होते। दिन को छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाता और बेचता। कभी किसी ने खरीदी, कभी नहीं। कई दिन ऐसे गुजरे जब पेट भरने को कुछ न था। वियना की चमक अब इसे ताना देती लगती थी। वो देखता अमीर लोग कैफे में बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, हंस रहे हैं, और वो एक भूखा, ठंड में ठिठुरता नौजवान। गुस्सा बढ़ता गया, कड़वाहट बढ़ती गई। वियना में उस वक्त एक खास सियासी माहौल था। हर तरफ ये बातें होती थीं कि यहूदी शहर पर काबिज हैं।
यहूदी बैंक चलाते हैं, यहूदी अखबार चलाते हैं, यहूदी अमीर हैं और बाकी सब गरीब। एडोल्फ ने ये बातें सुनी। उसने देखा कि कुछ कामयाब ताजर और प्रोफेसर यहूदी हैं। उसके टूटे हुए जहन ने एक गलत नतीजा निकाला। मैं इसलिए नाकाम हूँ क्योंकि यहूदियों ने मेरी जगह ले ली है, ये मेरे दुश्मन हैं। ये सोच बिल्कुल गलत थी, बेबुनियाद थी, लेकिन एक नाकाम, गुस्से से भरे अकेले इंसान को एक दुश्मन चाहिए था और उसने यहूदियों को अपना दुश्मन चुन लिया। नफरत का वो बीज जो माँ की मौत के वक्त पड़ा था, आज वियना की सड़कों पर पौधा बन गया। आगे यही पौधा एक जहरीला दरख्त बनेगा। 1913 तक एडोल्फ वियना में रहा। 5 साल की गुर्बत, जिल्लत और तन्हाई। आखिरकार उसने फैसला किया ये शहर इसे कबूल नहीं करता। वो म्यूनिख चला गया, जर्मनी का दिल। म्यूनिख में भी वही जिंदगी थी, छोटे कमरे, मामूली खाना और तस्वीरें बेचना। लेकिन म्यूनिख में एडोल्फ को एक चीज महसूस हुई, जर्मनों से अपनाइयत। वो खुद ऑस्ट्रियन था, लेकिन जर्मन कौम से उसे मोहब्बत हो गई। उसे लगा ये मेरे लोग हैं। और फिर 1914 में वो हुआ जिसने एडोल्फ की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। जंग शुरू हो गई। जुलाई 1914 यूरोप में जंग का ऐलान हुआ। म्यूनिख की सड़कों पर लोग खुशी से नाच रहे थे। जी हाँ, खुशी से। उस जमाने में जंग को बुरा नहीं समझा जाता था। लोग सोचते थे चंद हफ्तों की बात है, हम जीत जाएंगे, हीरो बनकर वापस आएंगे। एडोल्फ हिटलर भी इन्हीं सड़कों पर था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने सोचा ये मेरा मौका है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं पाया, लेकिन जंग में शायद मुझे वो मिले जो मैं ढूंढ रहा हूँ, एक मकसद, एक पहचान। उसने फौरी तौर पर जर्मन फौज में भर्ती के लिए दरख्वास्त दी और वो मंजूर हो गई। एडोल्फ हिटलर अब एक फौजी था। फौज ने एडोल्फ को बदल दिया। पहली बार उसकी जिंदगी में नज्म आई, साथी आए, मकसद आया। वो वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ा, बेल्जियम और फ्रांस की सरहदों पर। खंदकों में जिंदगी बहुत मुश्किल थी, कीचड़, सर्दी, बारिश और हर वक्त मौत का साया। लेकिन हिटलर ने कभी शिकायत नहीं की। वो डिस्पैच रनर था, यानी उसका काम था मुहाज पर एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाना। ये इंतहाई खतरनाक काम था क्योंकि दुश्मन की गोलियां हर तरफ से आती थी। हिटलर ने यह काम बेखौफी से किया। इसे आयरन क्रॉस मिला, जर्मन फौज का बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज। पहली बार किसी ने उसे सराहा था, पहली बार वो किसी चीज में कामयाब हुआ था। फौज उसकी असल दुनिया बन गई। अक्टूबर 1918 जंग के आखिरी दिन थे। हिटलर बेल्जियम के मुहाज पर था। दुश्मन ने मस्टर्ड गैस का हमला किया। हिटलर इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुआ। गैस ने उसकी आंखों पर असर किया। वो आर्जी तौर पर अंधा हो गया। उसे फौरी तौर पर पास वाक के फौजी अस्पताल ले जाया गया। वो बिस्तर पर लेटा था, आंखों पर पट्टी बंधी थी। वो तारीकी में था। उसे यकीन था जर्मनी जीत जाएगा, वो ठीक होगा, वापस जाएगा। लेकिन फिर वो खबर आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। नवंबर 1918 अस्पताल में एक पादरी आया। उसने तमाम जख्मी फौजियों को इकट्ठा किया। आवाज भारी थी, चेहरा उदास था। उसने कहा, जर्मनी ने हथियार डाल दिए हैं, जंग खत्म हो गई, हम हार गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ फौजी रोने लगे और हिटलर बिस्तर से उठा, अपने कमरे में गया, मुंह दीवार की तरफ कर लिया और पहली बार उस सख्त मिजाज गरूर वाले इंसान की आंखों से आंसू निकले। वो घंटों रोता रहा और रोते रोते उसके अंदर कुछ बदल गया। गम खत्म हुआ, आंसू सूखे और उन सूखे आंसुओं की जगह एक सर्द, सख्त और खतरनाक गुस्सा आ गया। उसने अपने आप से वादा किया, मैं इस शिकस्त का बदला लूंगा, जर्मनी को दोबारा अजीम बनाऊंगा और जिन्होंने हमें धोखा दिया उन्हें सजा दूंगा। ये वो लम्हा था, ये वो रात थी जिस रात एडोल्फ हिटलर मरा और एक शैतान ने जन्म लिया। जंग के बाद जर्मनी की हालत देखने वाली थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत जर्मनी को जलील किया गया, जमीन छीनी गई, फौज महदूद कर दी गई और सबसे बढ़कर जर्मनी को जंग का जिम्मेदार करार देकर अरबों का जुर्माना लगाया गया। जर्मन अवाम भूखी थी, बेरोजगार थी, जलील थी। लोग सड़कों पर रोटी के लिए लाइनों में खड़े थे। एक वक्त ऐसा आया कि एक डबल रोटी खरीदने के लिए टोकरी भरकर नोट ले जाने पड़ते थे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई थी। लोग गुस्से में थे, बेबस थे और ऐसे वक्त में लोगों को एक चीज की जरूरत होती है, एक लीडर, एक आवाज, एक उम्मीद। और हिटलर तैयार था। जंग खत्म हुए 1 साल गुजर चुका था। हिटलर म्यूनिख में था। फौज ने अभी इसे बाज़ाब्ता फारिग नहीं किया था। फौज के अफसरों ने इसे एक काम दिया, सियासी जमातों की जासूसी करो, देखो कौन क्या कह रहा है, कौन खतरनाक है। हिटलर एक छोटी सी जमात की मीटिंग में गया, जर्मन वर्कर्स पार्टी। वहाँ सिर्फ चंद लोग थे, एक छोटे से कमरे में। हिटलर ने सोचा, ये कोई बड़ी जमात नहीं,
लेकिन फिर मीटिंग में एक शख्स ने कुछ ऐसी बात कही जो हिटलर को पसंद ना आई। हिटलर उठा, बोलने लगा, और जब वो बोला तो कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। आवाज में जादू था, अल्फाज में आग थी, अंदाज में एक अजीब कशिश थी। मीटिंग खत्म हुई तो जमात के लीडर ने हिटलर को रोका और कहा, तुम हमारे साथ आ जाओ। हिटलर ने सोचा और फिर हाँ कह दी। ये वो फैसला था जिसने दुनिया बदल दी। हिटलर जमात में शामिल हुआ तो जल्द ही सबने महसूस किया ये कोई आम आदमी नहीं। उसकी तकरीर में कुछ ऐसा था जो लोगों को अंदर से हिला देता था। वो पहले आहिस्ता बोलता, फिर आवाज बुलंद होती, फिर वो चिल्लाता, फिर रुकता, खामोशी छा जाती, और फिर एक जुमला ऐसा कहता कि पूरा मजमा एक साथ चीख उठता। वो कहता, जर्मनी को किसने तबाह किया? यहूदियों ने। जर्मनी को किसने धोखा दिया? यहूदियों ने। और जर्मनी को कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। लोग आंसू बहाते, तालियां बजाते। भूखे, जलील, टूटे हुए जर्मन अवाम को एक और लीडर मिल गया था जिस पर यकीन करे जमात बढ़ने लगी। 1920 में जमात का नाम बदला, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी, और उसकी इलामत बनी स्वस्तिका, वो निशान जो आज भी नफरत की इलामत है। 1921 तक हिटलर नाजी पार्टी का मुकम्मल लीडर बन चुका था। उसने जमात को एक नई शक्ल दी, एक फौजी दस्ता बनाया, SA यानी स्टार्मबटाइलिंग। ये लोग भूरे रंग की वर्दी पहनते थे, मीटिंगों की हिफाजत करते थे और मुखालफों को मारते थे। जलसे बड़े होने लगे, सैकड़ों से हजारों, हजारों से लाखों। हिटलर की आवाज रेडियो पर आने लगी, अखबारों में नाम छपने लगा। लोग दूर दूर से उसे सुनने आते। म्यूनिख की गलियों में लोग कहते, ये हिटलर कुछ करके दिखाएगा, और हिटलर वाकई कुछ करने वाला था। लेकिन अभी वो बहुत जल्दी में था और जल्दबाजी ने उसे तबाही के दिहाने पर ला खड़ा किया। 8 नवंबर 1923 म्यूनिख के एक बड़े बेर हॉल में हुकूमत की एक मीटिंग हो रही थी। हिटलर ने फैसला किया, आज रात हुकूमत पलटता हूँ। रात के वक्त हिटलर ने अपने सैकड़ों मुसल्लह साथियों के साथ बेर हॉल में दाखिल हुआ। उसने हवा में गोली चलाई, चिल्लाया, कौमी इनकलाब शुरू हो गया। पहले तो लगा सब काम कर गया, लेकिन अगले दिन जब हिटलर अपने साथियों के साथ सड़कों पर निकला, पुलिस ने रास्ता रोक लिया, गोलियां चली, हिटलर के साथी गिरे, खून बहा, हिटलर खुद जमीन पर गिर गया, कंधा जख्मी हो गया। वो भागा, एक दोस्त के घर छुप गया, लेकिन 2 दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हिटलर को गद्दारी के जुर्म में अदालत के सामने पेश किया गया। सजा हुई 5 साल कैद। लगा शायद हिटलर की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन ये खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से असल कहानी शुरू हुई। जेल का नाम था लैंड्सबर्ग प्रिजन। हिटलर के साथ जेल में सलूक बहुत अच्छा था। इसे अलहदा कमरा मिला, खाना अच्छा मिलता, मिलने वाले आते, फूल आते, तहाइफ आते। जर्मनी में बहुत से लोग उसे हीरो समझते थे, मुजरिम नहीं। हिटलर ने जेल में बैठकर सोचा, जो ताकत से नहीं मिला अब दिमाग से लूंगा। इसने लिखना शुरू किया, अपनी जिंदगी, अपने ख्यालात, अपने मंसूबे, अपनी नफरतें। ये किताब बनी माइन कैम्प यानी मेरी जद्दोजहद। इस किताब में हिटलर ने सब कुछ लिख दिया था। यहूदियों को खत्म करना, जर्मनी को यूरोप का बादशाह बनाना है, एक खालिस जर्मन नस्ल बनानी है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला लिखा था। लेकिन दुनिया ने उसे संजीदा नहीं लिया। लोगों ने सोचा ये एक पागल आदमी की बड़बड़ है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हिटलर सिर्फ 9 महीने बाद जेल से बाहर आ गया। 5 साल की सजा 9 महीने में खत्म। वो जेल से निकला तो बदला हुआ था। पहले वाली जल्दबाजी नहीं थी, अब वो ठंडे दिमाग से सोच रहा था। उसने फैसला किया, ताकत से नहीं, वोट से इक्तदार लूंगा, कानूनी तरीके से जर्मनी का मालिक बनूंगा। ये फैसला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। जेल से निकलने के बाद हिटलर ने सब्र से काम लिया। उसने नाजी पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़िम किया, हर शहर में दफातर खोले, हर कस्बे में साथी बनाए, अखबार चलाया, जलसे किए। लेकिन इन सालों में जर्मनी की मईशत थोड़ी बेहतर थी। लोगों के पास काम था, खाना था, जिंदगी चल रही थी। और जब जिंदगी ठीक हो तो लोग इनकलाब नहीं चाहते। 1928 के इंतखाबात में नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले। हिटलर एक छोटा सा शोर मचाने वाला लीडर था, बस। लेकिन फिर कुदरत ने हिटलर की मदद की, एक ऐसे तरीके से जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। 24 अक्टूबर 1929 अमेरिका की वॉल स्ट्रीट पर शेयर मार्केट क्रैश हो गई। एक दिन में अरबों डॉलर हवा में उड़ गए। अमेरिकी बैंकों ने जर्मनी से अपने कर्जे वापस मांग लिए और जर्मनी, जो पहले से कमजोर था, एकदम डूब गया। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, बैंक बंद हो गए।
60 लाख जर्मन बेरोजगार हो गए। सड़कों पर लोग भीख मांग रहे थे, बच्चे भूखे थे, बाप घर का सामान बेच रहे थे। एक गरूर वाली तालीम याफ्ता कौम जिसने कभी यूरोप पर राज किया था, आज सड़कों पर रोटी के लिए तरस रही थी। ये थी ग्रेट डिप्रेशन, और यही वो तूफान था जो हिटलर को तख्त तक ले जाने वाला था। भूखे लोगों को कोई चाहिए था जो उनका दर्द समझे, कोई जो उनके गुस्से को आवाज दे, कोई जो कहे ये तुम्हारी गलती नहीं, ये सब दुश्मनों की साजिश है। और हिटलर यही कहता था। उसके जलसों में अब लाखों लोग आते। वो कहता, तुम भूखे हो क्योंकि यहूदियों ने तुम्हारी दौलत चुराई, तुम बेरोजगार हो क्योंकि गैर मुल्कियों ने तुम्हारी नौकरियां ले ली, लेकिन मैं आ गया हूँ, मैं जर्मनी को दोबारा अजीम बनाऊंगा। लोग दीवाने हो जाते, औरतें रोती, मर्द मुट्ठियां भींचते, नौजवान नाजी पार्टी में शामिल हो जाते। 1930 के इंतखाबात आए, 2.6% वोट उछलकर 18.3% हो गए। 1932 में 37.4%। जर्मनी की सबसे बड़ी जमात नाजी पार्टी बन गई। हिटलर अब सिर्फ एक कदम दूर था। जर्मनी के सदर थे पॉल हिंडनबर्ग, बूढ़े थे, तजर्बाकार फौजी जनरल। वो हिटलर को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैं उस बोहीमियाई कारपोरल को कभी चांसलर नहीं बनाऊंगा, लेकिन उनके इर्द गिर्द मौजूद सियासतदानों ने उन्हें मशवरा दिया, हिटलर को चांसलर बना दो, हम उसे कंट्रोल कर लेंगे। ये ज्यादा होशियार नहीं है, हम उसे इस्तेमाल करके फेंक देंगे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हिंडनबर्ग मान गए। फिर आया वो तारीखी दिन, 30 जनवरी 1933। बर्लिन में सर्दी थी। सदारती महल में एक सादा सी तकरीब हुई। हिंडनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर के हाथ में कागज दिया। हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। बाहर सड़कों पर नाजी पार्टी के हजारों कारकुन मशलें उठाए मार्च कर रहे थे। आसमान रोशन था, लेकिन ये रोशनी नहीं थी, ये आग थी। वो आग जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया को जलाने वाली थी। एक नाकाम मुसव्विर, एक भूखा आवारा, एक जख्मी फौजी, एक जेल का कैदी आज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज का मालिक बन गया था। और दुनिया को अभी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। हिटलर चांसलर बना, लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं था। चांसलर के ऊपर सदर होता था, पार्लियामेंट होती थी, कानून होता था। हिटलर को सब कुछ चाहिए था। उसने एक एक कदम से पूरी ताकत अपने हाथ में ली। पहले पार्लियामेंट की इमारत को आग लगी। हिटलर ने कहा, यह कम्युनिस्टों ने किया। आज तक ये राज है कि आग किसने लगाई, लेकिन हिटलर ने इस आग का फायदा उठाया। हंगामी कवानीन नाफिज किए, मुखालिफों को गिरफ्तार किया, अखबार बंद किए, फिर इनेबलिंग एक्ट पास करवाया, जिससे पार्लियामेंट की ताकत खत्म हो गई। अगस्त 1934 में सदर हिंडनबर्ग मर गए। हिटलर ने चांसलर और सदर का ओहदा एक कर दिया। अब वो सिर्फ कायद था। जर्मनी में इसके ऊपर कोई नहीं था, कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई रोक नहीं। शैतान को मुकम्मल आज़ादी मिल गई थी। इक़्तिदार में आते ही हिटलर ने अपनी नफरत को कानून बनाना शुरू किया। 1933 यहूदी दुकानों का बाईकाट शुरू हुआ। नाजी कारकुन दुकानों के बाहर खड़े हो जाते और लोगों को अंदर जाने से रोकते। 1935 न्यूरमबर्ग लॉज आए। इन कवानीन ने यहूदियों को जर्मन शहरी मानने से इनकार कर दिया। यहूदी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे, जर्मन से शादी नहीं कर सकते थे, स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, पार्क में नहीं बैठ सकते थे। उनके घरों पर निशान लगाए गए। उन्हें स्टार ऑफ डेविड का बैज लगाना लाजमी था, ताकि सब जाने ये यहूदी हैं। एक पूरी कौम को इंसान से कम करार दे दिया गया और जर्मन अवाम खामोश रही। कुछ ने मुखालिफत की, लेकिन बहुत कम, बाकी ने आंखें बंद कर ली। 9 नवंबर 1938 रात का वक्त था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हर शहर में एक साथ यहूदियों की दुकानों के शीशे तोड़े गए, घरों पर हमले हुए, इबादत गाहें जला दी गईं, सड़कों पर टूटे शीशों की चमक थी। इसलिए उस रात को क्रिस्टॉल नख्त कहते हैं, शीशों की रात। उस एक रात में 7500 दुकानें तबाह हुई, 1400 इबादत गाहें जलाई गई, 30,000 यहूदी गिरफ्तार हुए और सैकड़ों कत्ल हुए। सड़कों पर लोग खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, कोई नहीं बोला, कोई नहीं रोका। इंसानियत इस रात शर्म से डूब गई। क्रिस्टॉल नॉख्त के बाद जुल्म और बढ़ गया। यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेजा जाने लगा। ये कैंप दरअसल मौत के कारखाने थे। सबसे बड़ा और खौफनाक कैंप था ऑशविट्स, पोलैंड में। यहाँ क्या होता था, ट्रेन आती, हजारों लोग उतरते, मर्द, औरतें, बच्चे। एक अफसर खड़ा होता, उंगली से इशारा करता, दाएं मतलब काम के काबिल हो, जिंदा रहोगे अभी के लिए, बाएं मतलब बूढ़े, बीमार, बच्चे। बाएं जाने वालों को कहा जाता, नहाने जा रहे हो। उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता,
दरवाजा बंद होता और ऊपर से ज़ायक्लोन भी गैस छोड़ी जाती। चंद मिनटों में सब खत्म, लाशें निकाली जाती, सोने के दांत तोड़े जाते, बाल काटे जाते और फिर भट्टी में जला दिया जाता। ये हर रोज होता था, हर एक रोज। ऑशविट्ज में एक बच्ची थी, एनी फ्रैंक, 13 साल की। वो अपने खानदान के साथ एम्स्टरडैम में छुपी हुई थी। 2 साल छुपे रहे, फिर पकड़े गए, ऑशविट्ज भेजे गए। एनी फ्रैंक की उम्र 15 साल थी जब वो कैंप में बीमारी से मर गई। जंग खत्म होने से सिर्फ 3 महीने पहले उसने छुपे रहने के दौरान एक डायरी लिखी थी। वो डायरी आज दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। उस डायरी में एक जुमला है, मैं आज भी यकीन रखती हूँ कि इंसान अंदर से अच्छा है। ये जुमला पढ़कर आंखें भर आती हैं, क्योंकि ये अल्फाज उस बच्ची ने लिखे थे जिसे उसके ही हम जिन्स इंसानों ने मार दिया। 33 से 1938 हिटलर चांसलर बना तो उसके जहन में एक ख्वाब था, ग्रेटर जर्मनी, यानी एक ऐसा जर्मनी जो पूरे यूरोप पर हुक्मरानी करे। उसने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। 1936 जर्मन फौज राइनलैंड में दाखिल हो गई। यह इलाका ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत फौज से पाक होना चाहिए था। बरतानिया और फ्रांस ने सिर्फ एहतजाज किया, कुछ न किया। हिटलर ने समझा ये डरते हैं। 1938 ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, फिर चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा मांगा। बरतानिया के वजीर आजम निवाइल चैम्बरलैन म्यूनिख आए, हिटलर से मुआहदा किया, वो हिस्सा दे दिया। वापस लंदन गए तो कहा हमने अमन हासिल कर लिया। हिटलर ने यह सुना और मुस्कुराया। उसे यकीन हो गया यूरोप कमजोर है, मैं जो चाहूँ ले सकता हूँ। 1 सितंबर 1939 सुबह के वक्त पोलैंड की सरहद पर जर्मन फौजें खड़ी थी। हिटलर ने हमले का हुक्म दिया। जर्मन टैंक, हवाई जहाज और फौजी एक साथ पोलैंड में दाखिल हुए, इतनी तेजी से कि पोलैंड संभल न सका। 17 दिन में पोलैंड का दारुल हुकूमत वारसा गिर गया। बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। हिटलर की फौज नाकाबिले यकीन रफ्तार से आगे बढ़ती रही। 1940 डेनमार्क गिरा, नॉर्वे गिरा, बेल्जियम गिरा, हॉलैंड गिरा और फिर वो हुआ जो नामुमकिन लगता था, फ्रांस गिरा। पेरिस, वो शहर जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कहते हैं, जर्मन फौज ने इसमें मार्च किया। हिटलर खुद पेरिस आया, ईफल टावर के सामने खड़ा हुआ, तस्वीर खिंचवाई। उसकी आंखों में फातेहाना चमक थी। यूरोप का बड़ा हिस्सा इसके कदमों में था, लेकिन अभी एक जगह बाकी थी, बरतानिया। हिटलर ने बरतानिया को भी फतह करना चाहा। उसने जर्मन फिजाइया को हुक्म दिया कि बरतानिया पर बमबारी करो। बैटल ऑफ ब्रिटेन शुरू हुई। महीनों तक लंदन पर बम गिरते रहे, लेकिन बरतानवी रॉयल एयर फोर्स RAF ने डटकर मुकाबला किया। बरतानिया के वजीर आजम थे विंस्टन चर्चिल। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा हम समुंदर पर लड़ेंगे, हवा में लड़ेंगे, जमीन पर लड़ेंगे, हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। बरतानिया नहीं झुका। हिटलर को पहली बार रोका गया, लेकिन हिटलर ने एक और मुहाज खोलने का फैसला किया और यह फैसला उसकी तबाही की शुरुआत थी। 22 जून 1941 हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। ऑपरेशन बारबारोसा, 30 लाख जर्मन फौजी एक साथ रूस में दाखिल हुए। यह इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जमीनी हमला था। शुरू में जर्मनी फौज तेजी से आगे बढ़ी, सैकड़ों मील का इलाका फतह हुआ, लाखों रूसी फौजी कैदी बने। हिटलर को यकीन था चंद हफ्तों में रूस गिर जाएगा, लेकिन फिर मौसम बदला। अक्टूबर आया, बर्फ पड़ने लगी। जर्मन फौजियों के पास गर्म कपड़े नहीं थे, क्योंकि हिटलर ने सोचा था जंग गर्मियों में खत्म हो जाएगी। दर्जा हरारत -40 तक गिरा। जर्मन फौजियों के हाथ पांव जम गए, बंदूकें काम करना बंद हो गई, टैंक जम गए। रूसी फौज जो सर्दी की आदी थी ने जवाबी हमला किया। स्टालिनग्राड की लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई तारीख की सबसे खूनरेज लड़ाई बनी। 2 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए दोनों तरफ से। और फिर फरवरी 1943 में जर्मन फौज ने स्टालिनग्राड में हथियार डाल दिए। ये पहली बार था जब जर्मन फौज को इतनी बड़ी शिकस्त हुई। हिटलर का चेहरा देखने वाला था, वो गुस्से में था, लेकिन अब वक्त बदल रहा था। 7 दिसंबर 1941 जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। अमेरिका जंग में कूद पड़ा। अब सब हिटलर के खिलाफ थे, बरतानिया, रूस और अमेरिका एक साथ। जर्मनी 3 तरफ से गिर रहा था और 6 जून 1944 को डी डे 1,50,000 इत्तेहादी फौजी फ्रांस के साहिल नॉर्मंडी पर उतरे। यह तारीख का सबसे बड़ा समुद्री हमला था। जर्मन दिफा टूटने लगा। मगरब से इत्तेहादी आ रहे थे, मशरिक से रूस आ रहा था। बर्लिन का घेरा तंग होता जा रहा था। हिटलर की दुनिया सुकड़ रही थी और हिटलर बर्लिन के एक बंकर में छुपा बैठा था। अप्रैल 1945 बर्लिन जल रहा था।
हर तरफ से तोपों की आवाजें, हवाई जहाज़ों का शोर, इमारतें गिरती हुई, शहर की सड़कों पर लाशें पड़ी थीं। मगरिब से अमरीकी और बरतानवी फौजें आ रही थी, मशरिक से रूसी फौज बर्लिन को घेरे में ले रही थी और हिटलर वो जमीन के नीचे था, बर्लिन के बीचों बीच एक बंकर में। 50 फुट जमीन के नीचे कंक्रीट की मोटी दीवारें, छोटे छोटे कमरे, मसनूई रोशनी, बाहर दुनिया जल रही थी, अंदर हिटलर नक्शों के सामने बैठा था। ऐसी फौजों को हुक्म दे रहा था जो अब वजूद नहीं रखती थी, ऐसी जंग लड़ रहा था जो कब की हार चुकी थी। इसके करीबी साथी देखते और सोचते, ये आदमी हकीकत से कट चुका है। इन आखिरी दिनों में हिटलर के करीबी एक एक करके भागने लगे। इनका सबसे पुराना साथी हेरमन गोरिंग ने खत लिखा, अब बर्लिन में फंसे हैं, मुझे जर्मनी की क़यादत दे दे। हिटलर ने इसे गद्दार करार देकर गिरफ्तारी करने का हुक्म दिया। फिर हेनरिच हिमलर ने पीठ पीछे इत्तेहादियों से सुलह की कोशिश की। हिटलर को पता चला तो वो गुस्से से कांपने लगा। वो आदमी जिसने लाखों लोगों को मौत दी आज खुद अकेला था, टूटा हुआ था, बूढ़ा लग रहा था। हालांकि उम्र सिर्फ 56 साल थी। हाथ कांपते थे, चाल लड़खड़ाती थी, आंखों में वो चमक नहीं थी। शैतान का जवाल शुरू हो चुका था। 28 अप्रैल 1945 बंकर में एक छोटी सी तकरीब हुई। हिटलर ने अपने कई सालों की साथी एवा ब्राउन से शादी की। एवा एक खूबसूरत सादा औरत थी जो हिटलर से मोहब्बत करती थी। दुनिया को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। हिटलर ने इसे हमेशा छुपा कर रखा था और आज जब सब खत्म होने वाला था, इसने इसे अपनी बीवी बनाया। तकरीब में चंद लोग थे, कोई खुशी नहीं थी, बाहर तोपों की आवाजें थी। ये शादी नहीं थी, ये अलविदा था। शादी की रात हिटलर ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी। जंग की तबाही का जिम्मेदार उसने यहूदियों को करार दिया। आखिरी सांस तक इसने अपनी नफरत नहीं छोड़ी, तौबा नहीं की, पछतावा नहीं किया। 6 करोड़ मौतें और एक लफ्ज निदामत का नहीं। ये था वो इंसान, या शायद ये था वो शैतान। 30 अप्रैल 1945 बाहर रूसी फौज बर्लिन की गलियों में दाखिल हो चुकी थी। बंकर तक पहुंचने में चंद घंटे बाकी थे। हिटलर ने अपने कुत्ते ब्लोंडी को जहर देकर मार दिया। फिर एवा के साथ एक कमरे में गया। दरवाजा बंद हुआ। कुछ देर खामोशी रही, फिर एक गोली की आवाज। बाहर खड़े लोग अंदर गए। एवा ब्राउन ने जहर खाया था। हिटलर ने अपने सर में गोली मारी थी। दोनों मर चुके थे। हिटलर की लाश को बाहर ले जाया गया, पेट्रोल डाला गया और आग लगा दी गई। वो शख्स जिसने पूरी दुनिया को जलाना चाहा खुद राख बन गया। 8 मई 1945 जर्मनी ने बाज़ाब्ता हथियार डाल दिए। यूरोप में जंग खत्म हो गई। लोग सड़कों पर निकले, नाचे, रोए, गले मिले। लेकिन ये खुशी अधूरी थी, क्योंकि जो तबाही हो चुकी थी वो नाकाबिले बयां थी। 6 करोड़ से ज्यादा इंसान मारे गए। 60 लाख यहूदी मर्दों, औरतों और बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो यहूदी थे। पूरा यूरोप तबाह था। शहर खंडरात थे, खानदान बिखरे थे और ये सब एक अकेले इंसान की नफरत का नतीजा था। दोस्तों, ये कहानी खत्म हुई, लेकिन इस कहानी का सबक कभी खत्म नहीं होता। आज हम यहाँ बैठे हैं, महफूज, आज़ाद, जिंदा। लेकिन ज़रा सोचें, वो 60 लाख यहूदी जो ऑसविट्ज़ की भट्टियों में जले, उनमें से हर एक का एक घर था, एक खानदान था, एक ख्वाब था। एनी फ्रैंक मुसव्वर बनना चाहती थी। किसी बच्चे को फुटबॉल खेलना था, किसी माँ को अपने बच्चे को बड़ा होते देखना था। ये सब ख्वाब एक इंसान की नफरत ने छीन लिए। तो आज सबक क्या है? पहला सबक, नफरत एक शख्स में पैदा होती है लेकिन पूरी दुनिया को तबाह करती है। हिटलर की नफरत उसके दिल में पैदा हुई, लेकिन उस नफरत ने 6 करोड़ लोगों की जान ली। दूसरा सबक, खामोशी भी एक जुर्म है। जब हिटलर यहूदियों पर जुल्म कर रहा था, लाखों जर्मन देख रहे थे, खामोश रहे और इस खामोशी ने जुल्म को बढ़ने दिया। जब आप जुल्म देखें और खामोश रहें तो आप जालिम के साथी बन जाते हैं। तीसरा सबक, एक झूठा लीडर पूरी कौम को तबाह कर सकता है। हिटलर ने जर्मनों से झूठे वादे किए, इन्हें झूठा दुश्मन करार दिया और वो कौम जो कभी यूरोप की सबसे तालीम याफ्ता कौम थी, उसने आंखें बंद करके एक शैतान की पैरवी की। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो कमजोरों को दुश्मन बनाते हैं। उनसे होशियार रहें। और आखिरी बात, हिटलर मर गया लेकिन एनी फ्रैंक की डायरी आज भी जिंदा है। हिटलर राख हो गया लेकिन हॉलोकॉस्ट के शहीदों की याद आज भी जिंदा है। नफरत मिट जाती है, मोहब्बत जिंदा रहती है। तारीख याद रखें ताकि ये दोबारा ना हो। जो कौमें तारीख नहीं सीखती वो इसे दोहराती हैं। ये थी हिटलर की कहानी। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई तो लाइक करें। अगर ये सबक आपको ज़रूरी लगा हो तो शेयर करें इन लोगों तक जिन्हें ये जानना चाहिए।
اور ہمارے چینل اسرار ماضی کو سبسکرائب کریں، کیونکہ تاریخ کی ایسی اور کہانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔